दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है हमारी इस हिंदी के लेक्चर सीरीज़ में, जिसमें हम अभी पढ़ रहे हैं वर्णमाला के बारे में। और पिछले 2 पार्ट में आप देख चुके हैं कि वर्णमाला को जिसमें हमने स्वर के बारे में पढ़ा और व्यंजन के बारे में पढ़ा है। अब हम पढ़ते हैं इनके वर्गीकरण के बारे में कि इनको कैसे अलग अलग डिफाइन किया जाता है। बहुत बार और एग्ज़ाम में एक क्वेश्चन ज़रूर आता है और वो इसी हिस्से में से आता है कि वर्गीकरण के बारे में पूछता है कि वो शब्द आपका संवृत है, घोष है, सघोष है, इस तरीके के जो शब्द क्वेश्चन पूछे जाते हैं ना, वो इस वाले हिस्से में से पूछे जाते हैं और ये इंपॉर्टेंट है, तो इस पर थोड़ा सा आपको ध्यान देना पड़ेगा। तो वर्गीकरण में हम यहाँ पे देखेंगे, अभी स्वरों का वर्गीकरण देखेंगे और फिर उसके बाद हम देखेंगे अपने व्यंजन का वर्गीकरण। स्वर का जो हम वर्गीकरण करते हैं वो टोटल 6 टाइप से करते हैं। पहला उच्चारण काल के आधार पर, दूसरा जीभ के प्रयोग के आधार पर, तीसरा मुख द्वार जो हमारा मुंह खुलता है उसके आधार पर, उसके बाद चौथा होठों की स्थिति के आधार पर कि बोलते वक्त हमारे होठ किस स्थिति में है। नेक्स्ट हवा, जो नाक और मुंह से जो हमारे हवा निकलती है उसके आधार पर, और लास्ट घोष के आधार पर। सब के सब इंपॉर्टेंट है, कहीं ना कहीं इनमें से कोई ना कोई एक पार्ट पे क्वेश्चन जरूर पूछा हुआ है। तो सबसे पहले देखते हैं हम उच्चारण काल के आधार पर या मात्रा के आधार पर। तो फर्स्ट वाले में हमारा ये 3 पार्ट में डिवाइड होता है। सबसे पहला ह्रस्व स्वर, दूसरा दीर्घ स्वर और तीसरा प्लुत स्वर। अब इनको देखते हैं, ह्रस्व स्वर क्या है, दीर्घ स्वर क्या है, प्लुत स्वर क्या है। ये आपके देखे हुए हैं, मुझे कुछ नहीं बताना इसमें, आपके देखे हुए, आपके समझे हुए हैं, अगर आपने इससे पिछले वाले लेक्चर को सही से देखा है तो। चलिए देखते हैं कैसे। भाई दीर्घ और ह्रस्व, ह्रस्व मतलब छोटा, दीर्घ मतलब बड़ा, ह्रस्व मतलब छोटा, दीर्घ मतलब बड़ा, और प्लुत यानी कि सबसे बड़ा। मैंने लिख दिए अ ई उ री, अ ई उ री, अ ई। कहाँ देखे थे, बताया था ना लास्ट में, कहाँ देखे थे, बोलिए जल्दी। मूल स्वर देखे थे ना। तो यही जो ह्रस्व स्वर होते हैं इन्हीं को क्या बोला जाता है, मूल स्वर। इन्हीं को बोला जाता है लघु स्वर। और क्यों बोला जाता है, या एक मात्रिक भी बोला जाता है, एक मात्रिक, यानी कि जिसमें एक मात्रा होती है। एक मात्रिक मतलब एक मात्रा है इसमें, इसको एक मात्रिक कहा जाता है, क्योंकि इनके जो उच्चारण है बहुत ही छोटी देर के लिए होते हैं, यानी कि एक मात्रा के होते हैं, यानी कि थोड़े छोटे होते हैं, इसलिए इनको लघु, मूल या ह्रस्व स्वर बोला जाता है। 4 ही होते हैं, इन्हीं से बाकी सारी चीजें जनरेट होती हैं। दूसरे हमारे कौन से होते हैं, दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर यानी कि जिनके उच्चारण में समय ज्यादा लगता है, यानी कि 2 मात्रा का समय लगता है। जैसे हमारा अ आ, तो हमने इसमें 2 मात्रा यानी कि समय थोड़ा ज्यादा दिया। तो ये हमने पहले ही पढ़े थे, इसमें ज्यादा मुझे कुछ बताने की जरूरत नहीं हो गए। हमें जो पढ़ना है या देखना है वो कौन सा देखना है, प्लुत स्वर। ये कौन सा होता है भाई, ये तो मैंने बता दिया, मूल, लघु, ये और दीर्घ वाले दीर्घ स्वर होते हैं। और अगर आपको इनको एक और नाम देना है तो आप इन्हें नाम दे सकते हैं संयुक्त स्वर, क्योंकि हमने वहां पे यूज किया था, संयुक्त स्वर यूज किया था, शायद आपको याद हो तो। हाँ, बस इसमें एक चीज और जोड़ लीजिएगा, जैसे कि आ, ई और ऊ, ये भी इनको क्या कह दिया जाता है, कुछ जगह किताबों में लिखा हुआ है, लेकिन मैं इतना मानता नहीं कि इतना डीप कोई पूछेगा। कुछ किताबों में लिखा हुआ है कि ये जो है मूल दीर्घ स्वर होते हैं। और मूल दीर्घ स्वर का मतलब यहाँ पे क्या है, ये बेसिकली सजातीय और विजातीय नहीं पढ़ाए थे मैंने, तो ये एक तरीके से कैसे बने हैं, ये सजातीय हैं और इनसे अलग जो बचते हैं वो विजातीय हैं। तो मूल दीर्घ स्वर यानी कि सजातीय, ये किसी एक किताब में लिखा था तो मैंने इसलिए बता दिया कि हाँ भाई, इसका मतलब आप कंफ्यूज मत हो ना कि मूल दीर्घ स्वर कौन से होते हैं। मूल दीर्घ स्वर कोई नहीं, सजातीयों को मूल दीर्घ स्वर बोलते हैं, और जो बाकी आपके बचे वो क्या हो गए, विजातीय जो होते हैं वो बाकी आपके दीर्घ स्वर में आ गए। प्लुत स्वर कौन से होते हैं, वो स्वर जिनमें आपको बोलने में और भी ज्यादा लंबा टाइम लगता है, यानी कि 3 मात्रा का समय लगता है। फॉर एग्जाम्पल, जिससे आप बोलते हैं हम लोग ओम, कुछ लोगों ने ओम बोला। जब आप ओम बोलते हैं तो वो एक पर्टिकुलर आदमी का नाम हो गया, और उसको किस तरीके से लिखा जाता है, इस तरीके से लिखा जाता है। जब आपने इसको बोला ओम, आपने यहाँ पे कहीं शब्द लंबा करा क्या, नहीं, ओम छोटा, ओम। ये जो ओ की ध्वनि भी आ रही है ना आपकी, ओ की ध्वनि आ रही है, अ के बाद ओ की ध्वनि आ रही है, ओ बहुत छोटी है, ओम। लेकिन अगर आप जो ओम नमः शिवाय वाला जो ओम होता है, जो इस सिंबल, ये वाला जो ओम होता है, जिसको हम कैसे लिखते हैं हिंदी में, ओ, ये लिखते हैं ना, आपने लिखा देखा होगा, बहुत घरों के ऊपर भी लिखा रहता है, और अपनी टेक्स्ट बुक में भी, जो धार्मिक किताबें होती हैं उनमें लिखा रहता है। जब कोई स्वर इस तरीके से लिखा होता है, यानी कि ये इस तरीके से लिखा होता है,
तो ये जो ध्वनि है ये क्या है कि ये प्लुत स्वर कहा जाता है, यानी कि एक ऐसा स्वर जिसमें मात्राएं 3 होती हैं। आप इसको पढ़ेंगे तो इसको बोलेंगे ओम, लेकिन जब आप ऐसा लिखा हुआ पढ़ेंगे तो आपको बोलना है ओम। ये जो ओ के बाद ये जो मात्रा लंबी खींची है, जिसे ये कह लीजिए आपका ओम जो है ये लंबा खींचा है, यही वो ओम है जो प्लुत स्वर कहा जाता है। यानी कि ये वाला जो ओम है ये प्लुत स्वर वाला ओम है। और जब भी हमें किसी को प्लुत स्वर बनाना होता है, यानी कि उसे 3 मात्रा में देना होता है। अगर मैंने लिखा यहाँ पे ये ओ ये जो मैं है मेरा, मुझे इसे भी ऐसे देना है, तो अब ये जो मैं के साथ मैंने लगा दिया यहाँ पे। अच्छा, एक और चीज, इसके ऊपर शिरोरेखा नहीं आती है, ये ध्यान रखिएगा, इसके ऊपर शिरोरेखा नहीं आती है, शिरोरेखा इससे इधर इधर जाती है। तो अब जैसे मैंने ये मैं के साथ लगा दिया, तो अब ये खाली मैं नहीं रहेगा, ये म ऐसे चलेगा। और इसीलिए आपने देखा होगा बहुत बार जब आप किसी टीवी में देखते होंगे, तो जब नीचे लिखा रहता है ना, टेक्स्ट लिखे रहते हैं नीचे, तो उसमें आप किसी ने आवाज़ लगाई राम, तो ये सिंपल राम हो गया। लेकिन जब आप ऐसे लिख देते हैं कि राम, और उसके बाद आप जब आप राम को कुछ इस तरीके से लिखेंगे, तो ये मैं के बाद क्या लग गया, प्लुत स्वर लग गया, यानी कि ये जो मैं है ये थोड़ा लंबा खींचेगा। तो इस वाले को तो मैं पढ़ूंगा सिर्फ राम, लेकिन जब मैं इस वाले को पढ़ूंगा तो इसको क्या पढ़ा जाएगा, राम। लंबा खींचा ना मैंने, राम, रा को मैं लंबा खींच रहा हूँ, तो यहाँ पे मुझे यहाँ पे भी प्लुत स्वर लगाना पड़ेगा। लेकिन मैंने अभी मैं पे ध्यान दे रहा हूँ, तो राम, ये जो मैं की ध्वनि आ रही है लास्ट में, ये लंबा खींच दे, ये प्लुत स्वर, यानी कि 3 मात्राओं पे चला जाता है। तो इस चीज को आप याद रखिएगा। 3 तरीके के स्वर होते हैं उच्चारण, क्योंकि हम ये उच्चारण ही तो कर रहे हैं मात्राओं के अकॉर्डिंग। तो 3 तरीके के होते हैं, हस स्वर, दीर्घ स्वर, प्लुत स्वर। हस यानी कि जो सिंपल अपने ए ई उ री होते हैं ये। दीर्घ यानी कि जो इनसे मिलके बने होते हैं और जिनमें 2 मात्रा का समय लगता है। प्लुत जिनमें 3 मात्रा का समय लगता है, यानी कि जैसे ये ओम, ये जो ओम है ये सिंपल ओम है, और ये ओम, ये इस तरीके का ओम है। मेरे उच्चारण में थोड़ी बहुत गलती हो सकती है, तो आप लोग ध्यान दीजिएगा, आप खुद से करके देखिएगा इसको। जब भी आपको किसी भी स्वर को लंबा करना, तो उसके पीछे प्लुत स्वर लगाइए और वो लंबा खींचा जाएगा, वो बोला ही जाएगा। आप नहीं लगाएंगे, आप ये हटा दीजिए, तब ये सिंपल क्या हो गया, ओम हो गया, ओम, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आपने ये इंक्लूड किया है, तो अब आप इसको क्या करेंगे, लंबा खींचेंगे ही खींचेंगे, क्योंकि ये लिखा हुआ है, और जो लिखा है वही बोला जाएगा, और जो बोला जाएगा वही लिखा जाएगा, याद रखिएगा। अब बात करते हैं सेकंड, जीभ के प्रयोग के आधार पर। जीभ के प्रयोग के आधार पर स्वर कितने तरीके के होते हैं? तो जीभ के प्रयोग के आधार पर हमारा ये भी 3 प्रकार का होता है। फर्स्ट अग्रस्वर, मध्य स्वर और पश्च स्वर। पश्च मतलब पीछे का, मध्य यानी कि बीच का, अग्र यानी कि आगे का। ये हिंदी के शब्द हैं। तो अब जीभ का प्रयोग, यानी कि जब जीभ का अग्र, आगे का हिस्सा, जीभ हमारी होती है, उसके आगे का हिस्सा किसी स्वर को बोलने में, किसी ध्वनि को बोलने में काम आता है, तो उसे बोलते हैं अग्र स्वर। जब बीच का मिडिल हिस्सा यूज करा जाता है, मध्य हिस्सा, तो उसे कहा जाता है मध्य स्वर। और जब सब जीभ का लास्ट यानी कि एंड का हिस्सा, जीभ के एंड का हिस्सा यूज होता है, तो उसको बोला जाता है पश्च स्वर। अब आप इन ध्वनियों को खुद से निकालिएगा, बैठ के एक बार करिए, ये कमाल करिए, प्रैक्टिस, ये पागलपन भी करके देखिए, हिंदी जल्दी सीख जाएंगे। तो इनको बोल के देखिए आप। ई जब आपने बोला, तो आपकी जीभ का कौन सा हिस्सा जोर लगा रहा है, ई ए। जीभ का आगे का हिस्सा दांतों के आसपास टच हो रहा होगा आपका, ई ए, जोर यहाँ पे लग रहा है, जीभ आगे जोर लगा रही है। मध्य स्वर में अ, जीभ का मध्य हिस्सा लगता है। और ये जो पीछे वाले हैं, इनमें देखिए, आप बोल के देखिएगा, आ, जीभ खुल गई आपकी, ये बाहर की तरफ आ रही है बिल्कुल एकदम, आ उ ओ। और ये आगत ध्वनि वाला, ऑफिस वाला अ, इसको याद रखिएगा। तो ये 3 तरीके का होता है जीभ के प्रयोग के आधार पर। जीभ का प्रयोग 3 ही जगह, आगे, बीच में और लास्ट में। आगे की तरफ ये 4 हैं, आगे की तरफ ये 4 हैं, मध्य में बेचारा अकेला ये बैठा हुआ है गरीब आदमी, और पश्च स्वर में 2, 2, 4 और 5, और एक ये छठा भी ले लेते हैं। वैसे तो ये व्यंजन में जाता है, पर फिलहाल मैं इसे यहाँ स्वर में डाल रहा हूँ कि भाई इसका भी बोला जाता है, वरना ये लोग भूल जाते हैं, इसके बारे में बात ही नहीं करते, फिर भूल जाते हैं। तो ये जीभ के प्रयोग के आधार पर आता है, लेकिन हमारे लिए देखा जाए तो इसे चलिए हटा ही दे दिए, क्योंकि स्वर की बात हो रही है। जब व्यंजन आएंगे तभी बता दूंगा मैं इसको। 2, 2, 4 और 1, 5, तो टोटल कितने हो गए, 10। यार 11 थे हमारे, तो 11वां कहाँ गया, री को यहाँ पे सब भूल जाते हैं भैया, क्योंकि उसको अर्ध स्वर में डाल दिया जाता है, इसीलिए उसके बारे में यहाँ जीभ के प्रयोग के आधार पर उसका यूज नहीं किया गया है। और चलिए, मेरा क्वेश्चन आप लोगों से कि री, जीभ के प्रयोग के आधार पर री जो हमारा है वो
इन तीनों में से किस हिस्से में आएगा, ये पता करना आपका काम है। एक आधा क्वेश्चन तो आप भी सॉल्व करिए, कोशिश करेंगे तभी तो कुछ मिलेगा। चलिए अब हम देखते हैं नेक्स्ट है हमारा मुख द्वार के खुलने के आधार पर। मुख द्वार के खुलने के आधार पर हमारे कितने प्रकार के स्वर होते? तो मुख द्वार के आधार पर ये टोटल होते हैं 4 तरीके के, विवृत, विवृत, अर्धविवृत, अर्धसंवृत और संवृत। ये संवृत है। उच्चारण में मैं अपना बता देता हूँ। अगर मैं हिंदी को सीखने से पहले इसको पढ़ता तो मैं इसको पढ़ता विव्रत, मैं इसको व्रत पढ़ता ना कि वृत पढ़ता। जैसे कि व्रत होता है ये वाला, ये होता है व्रत। मैं हिंदी को सीखने से पहले इसको भी व्रत ही पढ़ता। ये मेरी प्रॉब्लम है, इसीलिए मैं बता रहा हूँ कि भाई हम जो गलतियाँ कर रहे हैं वो आप ना करें, सीखें। लेकिन ये क्या होता है सही मायनों में, ये होता है आपका व्रत। ये व्रत होता है यानी कि उपवास, और ये व्रत होता है यानी कि एक गोल जो सर्किल होता है, व्रत, उसको बोला जाता है। तो इन चीज़ों को आप देखिएगा, ध्यान रखिएगा। तो अब यहाँ पर ये जो 4 तरीके का है, विवृत, अर्धविवृत, अर्धसंवृत और संवृत, इनका मीनिंग क्या है पहले तो ये समझिए। देखिए, विवृत का मतलब है मुंह का खुलना। विवृत, वृत यानी कि मुंह का खुलना। ये स्थिति विवृत यानी कि जब आपका मुंह पूरा खुला रहे किसी भी अक्षर के उच्चारण में, या आप ये स्वर के उच्चारण में, हम स्वर की बात कर रहे हैं, अक्षर को हटा दीजिए, मैंने गलत बोल दिया एक तरीके से। तो जब भी किसी स्वर का, क्योंकि हम स्वरों के आधार, स्वरों का ही तो वर्गीकरण कर रहे हैं, तो जब स्वर को बोलते हुए हमारा मुंह पूरा खुले तो उसको बोलते हैं विवृत। अर्धविवृत यानी कि जब आधा खुले। ये संवृत, संवृत का मतलब होता है जब हमारा मुंह लगभग पूरा बंद ही रहे तो वो होता है संवृत। और अर्धसंवृत यानी कि आधा मुंह बंद रहे। अब आप इनको उच्चारित खुद से करके देखिए कि विवृत आ, जब मैंने बोला मुंह खुल गया भाई, मेरा खुद का खुल गया, तुम्हारा भी खुल जाएगा, करके देखो। मैं कैमरे पे दिखा दे रहा हूँ, आप नहीं दिखाई दे रहे, लेकिन नहीं दिखाई दे रहे तो अच्छी बात है, करिए। अर्धविवृत ए, मेरा मुंह लगभग आधा खुला हुआ है। अर्धसंवृत ए ओ, मेरा मुंह लगभग बंद होने के कगार पे आ रहा है, और यहाँ पे मेरा मुंह बंद ही हो जाता है, ई ऊ, बंद है भाई मुंह। ये जो अंदर का हिस्सा ही बंद है, दांत बिल्कुल बंद हो जाते हैं, होंठ हिलते हैं, दांत बंद रहते हैं। तो ये मुंह के खुलना इसके ऊपर आधार पे होता है। तो यानी कि हमारा ये 4 तरीके के होते हैं जब हम मुख द्वार के आधार पर करते हैं, यानी कि मुंह हमारा पूरा खुला हुआ है, आधा खुला हुआ है, आधा बंद है, या बिल्कुल बंद है। ये 4 स्थिति है मुंह की, और इसके अलावा तो मुंह की कोई स्थिति हो नहीं सकती। तो इसी स्थिति के आधार पर विवृत, अर्धविवृत, अर्धसंवृत और संवृत, टोटल ये मैंने आपके सामने लिख दिए। किस में आता है? विवृत में, अर्धविवृत में ए ओ, अर्धसंवृत में ए ओ। ये इन दोनों में ध्यान रखिएगा जरा, यहाँ कंफ्यूज हो जाएंगे आप, इसमें और इसमें। ये दोनों बड़े इसमें आते हैं और ये दोनों छोटे इसमें आते हैं। छोटा लेकिन एक इसके साथ गया हुआ है, और ये अपना ई ओ ये इसमें है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट अपना होठों की स्थिति के आधार पर। अब होठों में भी कुछ ऐसी स्थिति आएंगी। तो अब जब होठों की स्थिति की बात करें तो होठों की स्थिति 2 ही हो सकती हैं, या तो ये खुलेंगे या बंद होंगे। अब ये जो शब्द हैं ये 2 तरीके के, आवृतमुखी और वृत्तमुखी। वृत्तमुखी, वृत्त का मतलब अभी मैंने बताया था क्या, सर्किल यानी कि गोल। तो जब किसी स्वर को बोलते हुए आपके जो होठ हैं वो गोल स्थिति में आ जाएं, लगभग गोल स्थिति में आ जाएं, तो वो होता है ये वृत्तमुखी। और आवृत यानी कि वृत्त से अलग नेगेटिव, यानी कि जब वो आवृत यानी कि व्रत ना हो, होठ आपके गोल स्थिति में आ जाते हैं, और ये होठ जब आपके गोल स्थिति में नहीं आते हैं। अब आप इनको प्रोनाउंस करके देखिए, जो मैंने शब्द यहाँ पे लिखे हुए हैं। जैसे मैं बोलता हूँ ऊ, तो ऊ बोलते हुए मेरे होठ गोल स्थिति में आ गए, बड़ा ऊ बोलते हुए भी, ओ बोलते हुए भी, औ बोलते हुए भी गोल हैं। आप ध्यान दीजिए, अपने आप खुद करके देखिएगा। और जब मैं इनको बोलता हूँ गोल नहीं है, आवृत हैं, मतलब एक तरीके से ऐसे हैं, ई ए, कोई गोल नहीं है। लेकिन इनको बोलते मेरे होठ बाहर की तरफ भी और गोल भी हो जाते हैं, ऊ ओ। ये समझ सकते हैं आप। तो ये 2 तरीके के हो, तो होठों की स्थिति पे 2 तरीके के होते हैं। तो अभी तक हमने 4 तरीके के पढ़ लिए। उच्चारण 3 तरीके का होता है, जीभ के प्रयोग के आधार पर 3 तरीके के होते हैं, मुख द्वार के आधार पर 4 तरीके के होते हैं, होठों की स्थिति के आधार पर 2 तरीके के होते हैं। अब 5वां देखते हैं हम, हवा के नाक एवं मुंह से निकलने के आधार पर। 5वां हमारा जो हवा के आधार पर है वो भी 2 तरीके के होते हैं। एक होते हैं मौखिक स्वर यानी कि निर्नुनासिक, और दूसरे होते हैं अनुनासिक स्वर। ये मैंने यहाँ पे लिख ही दिया, इतने में आपको समझ में आ गया होगा। हवा के नाक व मुंह से निकलने के आधार पर, जब हवा किसी स्वर को बोलते हुए हवा सिर्फ
मुंह से बाहर आती है तो उसे बोला जाता है मौखिक स्वर या निर्नुनासिक, यानी कि जिसमें नाक का कोई उपयोग नहीं होता। निर्नु नाक नहीं है, नाक नहीं है, नासिक केवल मुंह से हवा निकलती है। और अनुनासिक यानी कि जिसमें हवा मुंह के साथ साथ नाक से भी निकलती है। और वो शब्द कौन से होते हैं हमारे जो अयोगवाह शब्द थे ना, दो अनुनासिक जिसे हमने बोला था, या जैसे चांद वाले जो शब्द होते हैं जिनके ऊपर चांद लगा होता है, जैसे मुंह, ये ऐसे हम लिखते हैं ना, मुंह लिखते हैं तो ऊपर हमने चंद्र बिंदु के साथ जो लगाया, ये इस तरीके के जो शब्द होते हैं, ये वाला जो नासिक है इस तरीके का, यानी कि ये वाली जो ध्वनि है हमारी अनुनासिक की, ये जो ध्वनि है ये हमारी अनुनासिक स्वर में कही जाती है। इसीलिए आपने विसर्ग वाला जो देखा था, आपने विसर्ग और अनुनासिक ऐसे बिंदु या जो ऐसे चंद्र बिंदु वाले होते हैं, ये तीनों हमारे किस में आते हैं? अनुनासिक में आते हैं। सॉरी, ये तीनों हमारे अयोगवाह में आते हैं, तो इसमें से ये दोनों हमारे अनुनासिक में आते हैं। और इसमें भी पार्ट्स हैं, लेकिन अभी उतने के बारे में बात नहीं करनी, इतना ही हमारा बहुत है। जब इसका नंबर आएगा तब मैं इसके बारे में बात करूँगा। तो ये जो हमारे शब्द हैं, ये जो हमारी स्वर हैं, ये सारे स्वर हमारे अनुनासिक स्वर में आते हैं, जिसमें हवा मुंह और नाक दोनों से निकलती है। और मौखिक या निर्नुनासिक जो होते हैं उनमें हवा सिर्फ और सिर्फ कहाँ से निकलती है? मुंह से निकलती है, नाक से नहीं निकलती है। अब बचता हमारा लास्ट घोष के आधार पर। तो मैं यहाँ पर इसको ऐसे ही बता देता हूँ। घोष के आधार पर हमारे दो तरीके के होते हैं, एक होते हैं सघोष और एक होते हैं अघोष। मैं इस पे ज़्यादा अभी बात नहीं करने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि जो सारे के सारे स्वर होते हैं आपके, वो सारे आपके सघोष होते हैं। अघोष कोई भी स्वर नहीं होता, इसलिए इसके बारे में बात करने की अभी ज़रूरत नहीं है। ये ज़्यादातर किसके लिए काम में आता है? ये व्यंजन के काम आता है। ये व्यंजन जो होते हैं उनमें इसका ज़्यादा रोल होता है, इसका स्वर के साथ कोई रोल नहीं है। सारे के सारे स्वर आपके सघोष होते हैं, यानी कि अपने आप में पूर्ण होते हैं। उनके लिए किसी और स्वर की आवश्यकता या किसी और व्यंजन की आवश्यकता नहीं होती है। तो ये हमारा स्वरों का वर्गीकरण कंप्लीट हो गया। अब सेम ऐसे ही हम देखते हैं व्यंजनों का वर्गीकरण। तो व्यंजन के आधार पर हमारे जो वर्गीकरण होते हैं वो तीन तरीके से होते हैं। पहला वही जैसे हमारा स्वर में था, उच्चारण के आधार पर, प्राण तत्व के आधार पर और घोष्ठ के आधार पर। घोष्ठ के आधार पर जल्दी जल्दी में गलत बोल दिया जाता है, तो ये घोष्ठ के आधार पर है। चलिए, तो पहला देखते हैं हम उच्चारण के आधार पर। उच्चारण के आधार पर आपको क ख ग घ वो पूरी टेबल याद है, बना रखी है, तो उस टेबल को खोल लीजिए, उसकी ज़रूरत पड़ेगी आपको भी। तो उच्चारण के आधार पर सबसे पहले आते हैं स्पर्श व्यंजन। ये चार तरीके के होते हैं उच्चारण के आधार पर: स्पर्श व्यंजन, अंतःस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन और संयुक्त व्यंजन। याद करो भाई, संयुक्त व्यंजन तो हमारी ये थे ही। ये चार हमारे संयुक्त व्यंजन थे। उच्चारण पे तो हमने करा था इनको अलग। ऊष्म व्यंजन शायद मैंने ये लिखा हुआ था, आपके ध्यान दो आप, श, श, स और है। अंतःस्थ व्यंजन ये थे हमारे य, र, ल, व। और उससे ऊपर जो हमारे 25 थे, याद करो, 5 की जोड़ी में हमने 5 5 25 किया हुआ था, यानी कि क से लेके म तक के। ये हलंत के साथ लिखा है मैंने, वो आप समझ सकते हैं कि हलंत क्यों लगा रहा हूँ मैं, क्योंकि ये व्यंजन की बात है। व्यंजन में अगर मैं स्वर जोड़ दूंगा, अस्वर जोड़ दूंगा, तो वो बेसिकली एक अक्षर बन जाता है। पर फिलहाल व्यंजनों का वर्गीकरण है, तो मैंने इसलिए यहाँ पर ये अरे इनमें तो हलंत लगाया ही नहीं भाई। तो ये समझ गए आप। तो अब स्पर्श व्यंजन का मतलब समझते हैं कि स्पर्श व्यंजन क्यों कहा जाता है इनको। भाई इनको अंतःस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन, संयुक्त व्यंजन क्यों, ऐसा नाम क्यों दिया? मैंने पहले ही कहा है कि हिंदी में जो नाम दिया जाता है वो उसके प्रॉपर्टीज बिल्कुल वैसी होती हैं। जैसे हमने आवृत, संवृत ऐसे पढ़े थे ना, संवृत पढ़े थे, आवृत पढ़ा था, अर्ध आवृत पढ़ा था, अर्ध संवृत विवृत पढ़ा था। तो ये क्योंकि उनकी प्रॉपर्टी ऐसी है, तो सेम बात है इनकी भी प्रॉपर्टी कुछ ऐसी होगी कि भाई स्पर्श व्यंजन क्यों बोला जाता है इनको। क्योंकि स्पर्श व्यंजन इसलिए बोला जाता है कि जब भी किसी व्यंजन के उच्चारण में जो हमारी बोलते वक्त जो हवा बाहर निकलती है, वो जीभ या मुंह के किसी न किसी हिस्से को स्पर्श करते हुए निकलती है, तो इसलिए इनको क्या बोला जाता है? स्पर्श व्यंजन बोला जाता है। यानी कि उच्चारित करते हुए जो हवा है वो जीभ और मुंह के किसी न किसी हिस्से पे स्पर्श करते हुए निकलती है, तो इसलिए उसको स्पर्श व्यंजन कहा जाता है। ये बात समझ में आई? अब इसका एक और पार्ट भी होता है। तो ये जो पार्ट होता है स्पर्श संघर्षी व्यंजन। देखिए,
भाई स्पर्श व्यंजन तो हमारा नाम है ही पहले से ही, संघर्षी और जुड़ गया इसमें। इसमें 4 अपने व्यंजन आते हैं, कौन कौन से? च, छ, ज, झ। ये इसलिए क्योंकि इसमें क्या होता है, व्यंजन को बोलने में जो हवा है उसका संघर्ष होता है। किसके साथ? मुंह के विभिन्न हिस्सों के साथ उसका संघर्ष होता है। हवा रगड़ती हुई बाहर निकलती है, इसको मुंह को रगड़ती हुई बाहर निकलती है। च, छ, ज, झ, यानी कि जीभ जो है हवा निकलते है जीभ के साथ रगड़ती हुई, मुंह के दोनों हिस्सों के साथ रगड़ती हुई बाहर निकलती है। तो इसलिए इसको बोला जाता है स्पर्श संघर्षी व्यंजन। स्पर्श व्यंजन का ये एक पार्ट है जिसमें सिर्फ ये 4 आते हैं, यानी कि च वर्ण भी बोल सकते हैं इसको अगर आप लिखना चाहें, क्योंकि च वर्ण है हमारा। बस इसमें एक इसका अय्या रह जाता है, अय्या को छोड़कर, क्योंकि अय्या किस में चला जाता है? पंचमाक्षर में चला जाता है, इसलिए उसको स्पर्श संघर्षी व्यंजन नहीं बोलते हैं। बाकी ये 4 हमारे स्पर्श संघर्षी व्यंजन होते हैं, लेकिन ये स्पर्श व्यंजन भी होते हैं। भाई जो स्पर्श व्यंजन है, स्पर्श व्यंजन के अंदर ये स्पर्श संघर्षी व्यंजन अलग से बोले जाते हैं। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, इसीलिए मैं अलग से इसको बता रहा हूँ। नेक्स्ट हमारा अंतःस्थ व्यंजन। अंतःस्थ व्यंजन किन्हें कहा जाता है, समझिएगा। अंतःस्थ व्यंजन होते हैं वो कि जिनका उच्चारण स्वर और व्यंजन के बीच में होता है, स्वर और व्यंजन के बीच में होता है। और अभी जो बताने जा रहा हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आप याद रखिएगा। यानी कि ये जो य, र, ल, व हैं, एक तरीके से ये स्वर भी हो सकते हैं। भाई स्वर और व्यंजन के बीच में जो आए, एक तरफ स्वर है एक तरफ व्यंजन है, इन दोनों के बीच में जो व्यंजन आते हैं वो ही आपके क्या कहते हैं? अंतःस्थ। यानी कि अंतःस्थ यानी कि बीच का, अंतःस्थ यानी कि बीच का जो व्यंजन है, जो स्वर भी हो सकता है और व्यंजन भी हो सकता है। लेकिन जब हमने स्वर पढ़े वहां तो हमने ऐसा कोई नाम पढ़ा ही नहीं, हमने तो नहीं पढ़ा वहां पे, कि हमें किसी ने बताया नहीं। हमने एक अर्ध स्वर तो पढ़ा था, री को, यानी कि जो पूरा स्वर न होकर अर्ध है। यहाँ पे कहाँ बीच आ गया? बीच आ गया तो सीधी सी बात है, हम इसको अर्ध व्यंजन भी तो बोल सकते हैं, अर्ध व्यंजन बोल सकते हैं या अर्ध स्वर बोल सकते हैं, दोनों में से कोई चीज एक बोल सकते हैं। अर्ध व्यंजन तो हमने कुछ पढ़ा ही नहीं, अर्ध स्वर जरूर हमने पढ़ा हुआ है, तो इसको बोला जाता है अर्ध स्वर। यानी कि ये जो अंतःस्थ व्यंजन है वो व्यंजन जो व्यंजन और स्वर के बीच में होते हैं, यानी कि उनको स्वर भी माना जा सकता है, उनको बोलते हैं हम अंतःस्थ व्यंजन। य, र, ल, व, ये 4 होते हैं। लेकिन इसमें अब मेरी इंपॉर्टेंट बात याद रखिएगा, अर्ध स्वर वाली जो बात है ये याद रखिएगा। कैसे? कि हमने क्योंकि किस भाषा से हिंदी को जनरेट करा है? संस्कृत से। संस्कृत में ये चारों य, र, ल, व, ये चारों क्या हैं? ये अर्ध स्वर हैं जब संस्कृत की बात आती है। लेकिन जब हिंदी की बात आती है तो य और व, सिर्फ ये दोनों ही क्या होते हैं? अर्ध स्वर होते हैं। ये बात इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। जब हिंदी के आधार पर कहा जाए तो य और व ही अर्ध स्वर होते हैं, और जब संस्कृत के आधार पर कहा जाए तो य, र, ल, व, ये चारों क्या होते हैं? अर्ध स्वर होते हैं। और क्यों होते हैं? इसीलिए इन्हें अंतःस्थ व्यंजन भी कहा जाता है, क्योंकि ये स्वर और व्यंजन के बीच में होते हैं। और एक और खास बात याद रखिएगा कि जब आप संधि पढ़ेंगे, अभी आगे जब संधि पढ़ेंगे, तो संधि में र और ला, जब इन दोनों की संधि होती है तो ये संधि में परिवर्तित हो जाते हैं, दोनों के दोनों ही य और ला परिवर्तित हो जाते हैं, संधि में ये परिवर्तित हो जाते हैं। जब संधि आएगी तब इसके बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। फिलहाल मैंने आपको इतना बताया कि अपने हिंदी के अनुसार य व अर्ध स्वर होते हैं, संस्कृत के अनुसार य, र, ल, व चारों अर्ध स्वर होते हैं। ये दोनों नहीं होते, हिंदी के अनुसार ये परिवर्तित होते हैं संधि में, और ये बीच में होते हैं, स्वर और व्यंजन के बीच में होते हैं, इसलिए इनको क्या बोला जाता है? अर्ध स्वर भी कहा जाता है, यानी कि माफी चाहूंगा, अंतःस्थ कहा जाता है, यानी कि दोनों के बीच में। चलिए, थर्ड टाइप का होता है ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन क्यों कहा जाता है इनको? ऊष्म व्यंजन इसलिए कहा जाता है क्योंकि वायु जब हमारे मुंह से बाहर निकलती है तो उसकी रगड़ होती है किसके साथ? मुंह के साथ। और रगड़ जब होती है तो गर्मी बाहर निकलती है, उस रगड़ से कुछ गर्मी बाहर निकलती है। अब आप, मैं उच्चारण नहीं करूंगा, अब आप खुद बैठे हुए घर पे तो उच्चारण करके देखिए, श, गर्म हवा बाहर निकलेगी, मुंह से बाहर आती है। और इनका उच्चारण भी अब आप, मैंने उस टाइम पे बहुत ज्यादा ध्यान नहीं दिया था, अब ध्यान देता हूं। इसको देखिए, ये होता है श, श, ये होता है श, स, ह। ये 3 तो खास तौर पे आप इनका उच्चारण बहुत सही करना शुरू कर दीजिए। ये तालु से होता है, ये मूर्धा से होता है और ये दंत से होता है।
यानी कि यहाँ पे जीभ दांत को टच करती है, यहाँ पे जीभ मूर्धा को टच करती है और यहाँ पे तालु को टच करती है। तालु यानी कि दांत से जस्ट लगा हुआ जो हिस्सा होता है वो तालु कहा जाता है। उसके थोड़ा सा ऊपर 1 सेंटीमीटर पर मूर्धा होती है, जहां से ऊपर की तरफ, ये ऊपर के हिस्से की बात कर रहा हूँ, दांतों के जबड़े के ऊपर का हिस्सा जो होता है। तो ये तालु, मूर्धा और ये आपका आ गया दंत। तो इसीलिए इनकी उच्चारण, क्योंकि आप जीभ को अलग अलग जगह पे रख के श बोलिए, जैसे दांत के साथ रख के आप स बोलिए तो स ही निकलेगा मुंह से, स। दांत के पास आती ही स आ जाएगी वो आवाज। जैसे ही आप जीभ को तालु पे रखेंगे तो वो हो जाएगा श, और जब आप जीभ को मूर्धा पे रखेंगे तो हो जाएगा श। ऊपर की तरफ रखते ही वो श हो गया, स हो गया और श हो गया। तीनों का उच्चारण आपको अलग अलग सुनाई दे रहा होगा, श, श, स। दोबारा बोलता हूं, श, श, स। ये तीनों का उच्चारण अलग अलग है। इस उच्चारण को समझने की कोशिश करिएगा और प्रैक्टिस करिए इसको बोलने की। जब आप इसको बोलना शुरू कर देंगे तभी आप बहुत सही से, आपको बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। और मैं ये मानता हूँ इंडिया में 90% लोग इसके उच्चारण में ही गलती करते हैं। बहुत सारे टीचर जो हिंदी के टीचर हैं, बहुत अच्छे अच्छे ज्ञानी लोग हैं मेरे से, मैं तो अभी सीखा हूँ, लेकिन बहुत अच्छे अच्छे टीचर जो हैं मैंने उनके उच्चारण भी देखे हैं। उनके उच्चारण में भी ये वाला जो श है ये स ही हो जाता है। मेरे जैसे लोग जो अभी नया नया सीख रहे हैं तो हम तो उच्चारण गलत भी करते हैं, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं होती है। तो जब तक हम अपने लिए कर रहे हैं तब तक हमें उच्चारण पे ध्यान देने की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन जब हम दूसरों को सिखा रहे हैं तब उच्चारण पे हमें ध्यान देना चाहिए। और इनका उच्चारण आप ज़रूर सही करिएगा, क्योंकि जितना ज़्यादा आप उच्चारण को ध्यान देंगे उतना ही ज़्यादा आप हिंदी को ज़्यादा अच्छे से उच्चारित कर पाएंगे, उतना ही अच्छा लिख पाएंगे, उतना ही अच्छा बोल पाएंगे। चलिए, ये लास्ट है अपने संयुक्त व्यंजन, क्षत्रिय, त्र, ज्ञ और श्र। इनको बताने की मुझे ज़रूरत नहीं है, ये चौथे टाइप के होते हैं। तो अंतःस्थीय व्यंजन ये हो गए हमारे। इनमें क्योंकि रगड़ के साथ ऊष्मा निकलती है इसलिए अंतःस्थीय, और संयुक्त क्योंकि संयुक्त हमने बनाए हैं तो इसमें कोई वो नहीं है। अब हमारा नेक्स्ट आता है प्राणत्व के आधार पर। सेकंड, प्राणत्व के आधार पर हमारे 2 तरीके के होते हैं। कौन कौन से? एक होता है अल्प प्राण और एक होता है महाप्राण। अल्प प्राण यानी कि जिनमें हवा मुंह से कम निकलती है वो होते हैं अल्प प्राण, और जिनमें मुंह से हवा ज़्यादा निकलती है वो होते हैं महाप्राण। बहुत ज़्यादा लंबा चौड़ा कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं, सिर्फ आपको क्या याद करना है, पहला, तीसरा, पांचवा यानी कि सारे ओड नंबर, और दूसरा और चौथा यानी कि इवन नंबर। फर्स्ट, 3, 5, 2, 4 ये हमारे कौन से हो गए? इवन नंबर हो गए। ये हमारे कौन से हो गए? ओड। हिंदी में विषम, सम। विषम सम सम बोल दिया, लेकिन है किसके भाई? कोई नहीं, पीछे जाओ और जो मैंने आपको चार्ट बनवाया था वर्णमाला का, जिसमें हमने यहाँ लिखा था पहला वर्ग, दूसरा वर्ग, तीसरा वर्ग, चौथा वर्ग, पांचवा वर्ग, लिखे थे ना? ऐसे हमने लिखे थे कै वर्ण, चै वर्ण, तय वर्ण, ठय वर्ण, ऐसे लिखे थे, पै वर्ण लिखे थे, और ऐसे लिखे थे हमने पहला वर्ग, दूसरा वर्ग। तो बस याद रखिएगा, अल्प प्राण में जिनमें हवा कम निकलती है मुंह से वो है पहला वर्ग, तीसरा वर्ग और पांचवा वर्ग। और जल्दी जल्दी से लिख के बताओ, तो पहला वर्ग कौन सा हो गया? कै, चै, तै, तय और पै। ये पहला वर्ग हो गया आपका। इसके साथ तीसरा वर्ग कौन सा हो गया? ग। ये मैं हाथों हाथ लिख देता हूँ यार, चलो जल्दी से। ज। यहाँ पे क्या था हमारा? अय्या, ड, अणा, द, ना, ब, म। ये लो जी, ये सारे के सारे हमारे क्या होते हैं? अल्प प्राण। और जब इधर की बात आएगी, जैसे ख, घ, ये दोनों, छ, झ, ढ, ये दोनों, ध, ये दोनों, और लास्ट में फ और भ। ये हमारे जो शब्द, ये जो हमारे सारे व्यंजन हैं, ये अल्प प्राण, ये महाप्राण। इसमें और ज़्यादा कुछ सोचना ही नहीं है। यानी कि सारे इवन नंबर की जो वर्ण है, ये 25 पे बात चल रही है, शुरू के 25 पे अभी। इसके अलावा अब भाई, इसके अलावा कौन कौन से अंतःस्थीय व्यंजन भी तो हैं, ऊष्म व्यंजन भी तो हैं, उनका भी तो कुछ होगा। चलिए उनको जोड़ते हैं। वो कहाँ जुड़ते हैं? तो अब वो कहाँ जोड़े जाएंगे? तो याद रखिएगा, इनके साथ प्लस अंतःस्थीय और इनके साथ ऊष्म, यानी कि ऊष्म में कौन हो गया? प्लस श,
श, स और ह। और इधर य, र, ल, व। तो टोटल कितने हो गए ये? 5 थी 15, तो ये हो गए, और प्लस 4, तो 15 और 4 19। और ये कितने हो गए? 10 और 4 14। तो ये 19 हो गए, 14 हो गए। लेकिन आप जब किताब में पढ़ेंगे, किसी भी किताब में पढ़ेंगे, तो वहाँ लिखा होगा कि अल्प प्राण 20 होते हैं और महाप्राण 15 होते हैं, और हमारे आए 19 और 14। यार ये एक एक की कमी कहाँ रह गई? भाई कमी नहीं रहेगी, ये हमने थोड़ा कम लिया है। हमने अभी किस किस की बात कर ली? हमने बात कर ली अपने जो स्पर्श व्यंजन होते हैं उनकी, अंत्यस्थय कर लिए हमने, यहाँ पर ये अपने ऊष्म वाले भी ले लिए। भाई अभी हमारे 2 अन्य वर्ण भी तो रह गए। अन्य वर्ण में याद करो, जिन्हें हमने नाम दिया था उच्छिप्त या उत्क्षिप्त। वो बुक के अकॉर्डिंग मैंने कहा था, जो भी आपको ठीक लगे। ठीक है, कौन कौन से थे वे? या द्वित, द्वित वाले, द्विगुण जो द्वित थे, यानी कि अड़ा और अढ़ा। अब ये जो ड है, यहाँ पे ध्यान दो, ये कहाँ पे जुड़ा हुआ है? यहाँ जुड़ा हुआ है, इसलिए इसमें एक ये ड आ जाएगा, अढ़ा आ जाएगा, और ये मिलके हो जाएगा पूरा 20। और ये जो ढ है, ये कहाँ पर है? ये इस वाली लाइन में है, यहाँ देखो ये वाली इस लाइन में है, तो यानी कि यहाँ पर प्लस, इनके साथ ये जुड़ जाएगा एक अढ़ा, और जो जुड़ के यहाँ क्या कर देगा इसको, यानी कि 14 और 1 15। इस तरीके से ये टोटल 20 और 15 होते हैं। 20 और 15 35 व्यंजनों की बात यहाँ पर पूरी हो गई है। चलिए, अब इससे नेक्स्ट कौन सा होता है हमारा? घोष्ठ के आधार पर। अब ये थर्ड टाइप का आता है, कौन सा? घोष्ठ के आधार पर। जब हमने सघोष और घोष पढ़े थे स्वर के लिए भी, वो यहाँ पर भी होते हैं। घोष, सघोष वाला, अघोष वाला। हमने क्या कहा था? सारे के सारे स्वर सघोष होते हैं, ये वाले होते हैं। तो ये देखिए 10 स्वर, किसको छोड़ के? री को छोड़कर 10 के 10 स्वर हमारे क्या होते हैं? सघोष होते हैं। साथ में इसमें हर वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा, यानी कि क ख इधर आ गए, ग घ अंगा, चा छा इधर आ गए, टा ठा डा, ऐसे आप इनके वर्ग अलग अलग कर लीजिए। ये तो तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ग प्लस य र ल व, प्लस एक और इसमें इंपॉर्टेंट याद रखिएगा, ये जो ह इधर ऊष्म का था, ये वापस इधर आ चुका है, यानी कि इनका साथ छोड़ के घोष्ठ में ये इधर आ गया है, और प्लस 10 स्वर। और इनको कैसे कहते हैं? वो इसलिए कहते हैं क्योंकि उच्चारण में कंपन होता है, मुंह के अंदर थोड़ा सा कंपन महसूस होगा, और इन वालों में उच्चारण करते वक्त कोई कंपन महसूस नहीं होता है, तो ये इधर के हैं। तो पहला और दूसरा वर्ग प्लस श श स, ये सारे मिलके क्या होते हैं हमारे? अघोष। तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ग प्लस य र ल व और एक ह, ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है, प्लस 10 स्वर, ये मिलके हमारे सारे होते हैं सघोष। तो ये हमारा आज का टॉपिक था वर्गीकरण का, व्यंजनों का वर्गीकरण। जो हमारा टॉपिक चल रहा था वो हमने ख़त्म किया है। इससे नेक्स्ट वाले में हम पढ़ेंगे, यही वर्णमाला ही पढ़ेंगे अगले में भी, लेकिन इनके जो उच्चारण है, गले, मूर्धा, तालु, ये जो मैं बहुत बार बार बोल रहा हूँ कि दांत से श बोलो, स बोलो, ये इसके बारे में, कि इनके गले के आधार पर, गले, मुंह और दांतों के आधार पर, जीभ की स्थिति के आधार पर जो इनका वर्गीकरण है कि ये कहाँ से बोले जाते हैं, इसके बारे में पढ़ेंगे। इसका वर्गीकरण हम इससे नेक्स्ट वाले पार्ट में पढ़ेंगे, वर्णमाला के ही, और उसके बाद ये चैप्टर हमारा फिनिश हो जाएगा। अगर आपको हमारा लेक्चर अच्छा लगा हो तो हमारा सपोर्ट करिएगा, और मिलते हैं इसके बाद नेक्स्ट पार्ट में, इसी लेक्चर सीरीज़ के नेक्स्ट पार्ट में। धन्यवाद।